हे गाइस, तो आज से हम पदार्थ विज्ञान का सेकंड पेपर चालू करेंगे जो कि एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा सारा। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर क्या है, प्रमाण एवं परीक्षा। तो बात करते हैं प्रमाण शब्द की निरुक्ति कैसे होती है। तो प्रमते अनेन इति प्रमाणम, मतलब क्या है, जिसके द्वारा यथार्थ का ज्ञान किया जाए वह प्रमाण है। यथार्थ मतलब क्या होता है, सत्य का ज्ञान। तो जिसके द्वारा सत्य का ज्ञान किया जाए वह क्या है, प्रमाण है। प्रमाण के पर्याय की बात करते हैं तो क्या होता है, प्रमाण होता है, परीक्षा होता है, उपलब्धि होता है, साधन होता है, ज्ञान होता है। ये सब क्या है, प्रमाण के पर्याय हैं। अब प्रमाण एवं परीक्षा की व्याख्या की बात करते हैं। तो पहले हम प्रमाण की व्याख्या मतलब उसकी परिभाषा देखेंगे, डिफिनीशन देखेंगे। तो क्या होता है, आचार्य चक्रपाणी ने क्या बताया है, प्रमते अनेन इति प्रमाणम, मतलब जिसके द्वारा यथार्थ का ज्ञान किया जाए वह प्रमाण है, जिसके द्वारा सत्य का ज्ञान किया जाए वह प्रमाण है। इसमें हर आचार्य के अकॉर्डिंग देखने की ज़रूरत नहीं है, हम एक दो आचार्य के अकॉर्डिंग अगर याद रखते हैं तो भी सही है। न्यायवर्तिका के अनुसार देख लेते हैं। तो क्या है, अर्थो उपलब्धि हेतु प्रमाणम, मतलब कि क्या है, यथार्थ अर्थ उपलब्धि का कारण प्रमाण है। मतलब यथार्थ क्या, सत्य के अर्थ की उपलब्धि का कारण कौन होता है, प्रमाण होता है। अब बात करते हैं परीक्षा की परिभाषा की। तो परीक्षा की परिभाषा क्या है, परीक्षिते व्यवस्थापिते वस्तु स्वरूप उपनीयते परीक्षा प्रमाणम, मतलब क्या है कि जांच पड़ताल कर वस्तु स्वरूप के यथार्थत्व का निर्धारण करना परीक्षा कहलाता है। मतलब कि क्या होता है कि कोई भी चीज़ है उसका हम जब जांच पड़ताल कर लेते हैं, अच्छे से पूरी इंक्वायरी कर लेते हैं कि ये चीज़ क्या है क्या नहीं है, तो फिर उसके हम सत्य का जो होता है, वो जो चीज़ होती है वही चीज़ हम बताते हैं। तो वो क्या हो गया, हमारा परीक्षा हो गया। जैसे कि मान लो कि अगर कोई मोबाइल है, तो मोबाइल को ही हम पहले उसको अच्छे से देखेंगे। जैसे कि वो रखी हुई है तो ऐसे हमको पहचान तो आएगा नहीं, तो उसको हम पहले देखेंगे, हाथ में लेंगे, सारी चीज़ें उसको बारीकी से देखेंगे, फिर इसके बाद में हम क्या बताएंगे कि हाँ ये मोबाइल है। तो क्या हो गया कि जो भी हम इंक्वायरी कर रहे थे, देख रहे थे, वो क्या हो गया, हमारा परीक्षा हो गया। अब बात करते हैं वात्सायन के अनुसार उन्होंने क्या बताया है। तो प्रमाण अर्थ अवधारणम परीक्षम, मतलब प्रमाणों की सहायता से किसी विषय के यथार्थ स्वरूप का निर्धारण करना परीक्षा कहलाता है। मतलब जो प्रमाण है उसकी सहायता से जब किसी विषय के सत्य के स्वरूप का हम निर्धारण करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा परीक्षा कहलाता है। आचार्य चरक ने प्रमाणों का वर्णन करते समय परीक्षा शब्द का प्रयोग किया है। तो ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि चरक ने प्रमाण का वर्णन करते समय किस चीज़ का प्रयोग किया है, तो परीक्षा शब्द का प्रयोग किया है। अब बात करते हैं प्रमेय, प्रमाता क्या होता है। तो प्रमा क्या होता है हमारा, यद अर्थम विज्ञानम सा प्रमा, मतलब क्या हुआ, जो वस्तु जैसी है, जिस स्वरूप में है, उसी स्वरूप में ग्रहण करना या अनुभव करना क्या कहलाता है, हमारा प्रमा कहलाता है। मतलब कि कोई भी वस्तु है तो उसका जो स्वरूप है और जैसी है हम उसको वैसे ही ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, प्रमा कहलाता है। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं। यथार्थ मतलब क्या होता है, सत्य के ज्ञान को क्या कहते हैं, प्रमा कहते हैं। इससे विपरीत को अप्रमा कहते हैं, और जो सत्य का मतलब असत्य का ज्ञान कराए उसे क्या कहते हैं, अप्रमा कहते हैं। मतलब कि जैसे कि जो वस्तु है उसको उस स्वरूप में ना लेके किसी और स्वरूप में लेना क्या कहलाएगा, हमारा अप्रमा कहलाएगा। अब प्रमेय की बात करते हैं। प्रमेय क्या होता है, तो यो अर्थ प्रमेयते तत्प्रमेयम, मतलब कि क्या होता है कि प्रमाणों के द्वारा जिनका अनुभव किया जाता है उन्हें प्रमेय कहते हैं। मतलब कि क्या होता है कि कोई भी वस्तु है तो उसका जब हम अनुभव करेंगे तो किसके द्वारा करेंगे, प्रमाणों के द्वारा करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रमेय कहेंगे। यथार्थ ज्ञान के विषय को प्रमेय कहते हैं। मतलब कि जो यथार्थ है, सत्य है, तो सत्य के ज्ञान के विषय को क्या कहेंगे हम, प्रमेय कहते हैं।
न्याय दर्शन ने प्रमेयों की संख्या 12 मानी है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि न्याय दर्शन ने प्रमेयों की संख्या कितनी मानी है? 12 मानी है। कौन कौन सी? आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यय भाव, फल, दुख, अपवर्ग। ये आपको भले ही ना याद हो, बट ये जरूर याद रखना है कि न्याय दर्शन ने प्रमेयों की संख्या कितनी मानी है? तो 12 मानी है। प्रमाता क्या होता है? तो जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे प्रमाता कहते हैं। मतलब जिस चीज़ से ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रमाता कहते हैं। आयुर्वेद मतानुसार ज्ञान का अधिकरण आत्मा है, अतः आत्मा क्या है? प्रमाता है। मतलब आयुर्वेद ने क्या बताया है कि जो ज्ञान का अधिकरण है, ज्ञान हमें किससे होता है? तो आत्मा के द्वारा होता है। तो हमारा क्या कहलाता है? आत्मा क्या हो गई? हमारी प्रमाता हो गई। क्योंकि क्या है? जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो, जिस चीज़ से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है वो हमारा क्या हो गया? प्रमाता हो गया। जैसे इसमें बताया गया है कि ये जैसे कि जो व्यक्ति है वो क्या हो गया? प्रमाता हो गया, क्योंकि इसको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। प्रमा क्या हो गया? कि ये पेंसिल बताई गई है कि ये प्रमा हो गया। मतलब ये जिस स्वरूप में है, जैसी है, इसको उसी रूप में ले लिया गया है, तो ये मान लिया गया है। तो ये क्या हो गया? हमारा प्रमेय हो गया। और प्रमा हो गया। और प्रमेय क्या होता है? कि जो हमें सत्य का जिसके द्वारा ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है? हमें प्रमेय कहलाता है। मतलब जिससे सत्य के ज्ञान के विषय को, मतलब कि ये क्या है? हमारा सत्य है, पेंसिल जो है सत्य है, तो इसके ज्ञान के विषय को क्या कहलाएगा? ये प्रमेय कहलाएगा। अब प्रमाणों की संख्या की बात करते हैं। तो क्या है कि प्रमाणों की संख्या के संदर्भ में अनेक मतांतर प्राप्त होते हैं। विविध आचार्यों, दार्शनिकों एवं अन्य विद्वानों के मत से प्रमाणों की संख्या निम्न प्रकार है। क्या होती है? हमारे चारवाक ने प्रमाणों की संख्या कितनी मानी है? 1 मानी है। कौन सी? प्रत्यक्ष को उन्होंने केवल माना है। वैशेषिक और बौद्ध और जैन ने 2 मानी है प्रमाणों की संख्या। कौन सी? प्रत्यक्ष और अनुमान। और सांख्य, योग, रामानुज ने कितनी मानी है? 3 मानी है प्रमाणों की संख्या। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। न्याय ने 4 मानी है। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान। चरक ने 4 मानी है। कौन सी? प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश, युक्ति। सुश्रुत ने 4 मानी है। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान। और फिर प्रभाकर ने कितनी मानी है? तो प्रभाकर ने 5 मानी है। कौन सी? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति। और भट्टमीमांसक और वेदांती ने कितनी मानी है? 6 मानी है। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव। पौराणिक ने कितनी मानी है? तो 8 मानी है। कौन सी? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, शंभो, ऐतिहास। फिर तंत्रिक ने कितनी मानी है? 9 मानी है। कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, शंभो, ऐतिहास और चेष्टा। अन्य ने कितनी मानी है? 10 मानी है। कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, शंभो, इतिहास, चेष्टा और परिशेष। अब बात करते हैं चतुर्विध परीक्षा विधि की। क्या होता है? चतुर्विध परीक्षा विधि आयुर्वेद युक्त प्रमाण। आचार्य चरक ने प्रमाणों को परीक्षा शब्द से संबोधित करते हुए 4 परीक्षाओं का उल्लेख किया है। कौन सी हैं? द्विविधमेव खलु सर्व सच्चा सच्चा तस्य चतुर्विध परीक्षा आप्तोपदेश प्रत्यक्षम अनुमानम युक्तश्चेति। मतलब कौन कौन सी हो गई? आचार्य चरक ने 4 परीक्षाएं कौन सी बताई हैं? तो हमारी क्या हो गई? आप्तोपदेश, और क्या हो गया? प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया और युक्ति हो गई। सभी दो विभागों में विभक्त हैं। और ये सभी क्या हैं? 2 भागों में विभक्त हैं। सत और कौन कौन से? सत और असत। इन दोनों की परीक्षा 4 प्रकार से होती है। किन किन से होती है? 4 प्रकार से होती है। सभी वस्तुएं क्या होती हैं कि 2 भागों में विभक्त होती हैं। किसमें? सत और असत में। और इनकी हम परीक्षा कैसे करेंगे? तो 4 प्रकार से करेंगे। आप्तोपदेश से, प्रत्यक्ष से, अनुमान से और युक्ति से। आचार्य चरक ने अन्य स्थान पर 3 प्रकार से रोगों का ज्ञान करने का विधान किया है। कौन कौन से? त्रिविध खलु
रोग विशेष विज्ञानम भवति तद्यथा आप्तोपदेश प्रत्यक्षम अनुमानम चेति। रोग विशेष का ज्ञान 3 प्रकार से होता है, आप्तोपदेश से, परीक्षा से और प्रत्यक्ष से और अनुमान से। हेतु की व्याख्या करते समय आचार्य चरक ने 4 प्रमाणों का उल्लेख किया है। जब आचार्य चरक ने पहले तो रोग विशेष का जब हमको ज्ञान करना है तो 3 चीज़ों से करेंगे, किससे? आप्तोपदेश से, प्रत्यक्ष से और अनुमान से। अगर हेतु का हमको ज्ञान करना है तो कैसे करेंगे? तो 4 प्रमाण से करेंगे। हेतुर्नामोपलब्धि कारणम तत्प्रत्यक्षम अनुमान एतिहम औप्यम इति एविर्हेतुर्भि उपलभ्यते तत्तत्वम्। क्या है कि ज्ञान को उपलब्ध कराने के साधन को क्या कहते हैं? हेतु कहते हैं। ज्ञान को उपलब्ध कराने के साधन को हम हेतु कहते हैं। मतलब जिससे जो हमें ज्ञान को उपलब्ध करा रहा है उसको हम क्या कहते हैं? हेतु कहते हैं। वो क्या होते हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, इतिहास और औपम्य, मतलब कि क्या है? उपमान। त्रिविध प्रमाणों में सभी प्रमाणों का समावेश। जो ये तीनों प्रमाण हैं इनमें क्या होता है? सभी प्रमाणों का समावेश है। जैसे हमारे त्रिविध क्या हो गए? प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश। इसमें सभी प्रमाणों का समावेश है। जैसे प्रत्यक्ष और अनुमान में हमारा क्या हो गया? उपमान, अर्थापत्ति, अभाव और संभव, इनका समावेश है। अनुमान में किसका है? चेष्टा और युक्ति का है। आप्तोपदेश में इतिहास का है। इन सब का इनमें समावेश है, इन तीनों प्रमाणों में, अन्य प्रमाणों का। अब परीक्षा एवं प्रमाण का महत्व, प्रयोजन, उपयोग क्या होता है? तो क्या है? परीक्षास्तु खलु प्रयोजनम प्रतिपत्ति ज्ञानम। मतलब प्रतिपत्ति का ज्ञान करना परीक्षा कहलाता है। प्रतिपत्ति का प्रयोजन है कि यह जान लेना कि किसी रोग की चिकित्सा की योजना किस तरह बनाई जाए। मतलब प्रतिपत्ति का मतलब क्या हुआ कि हमें ये जानना है कि अगर किसी को कोई रोग हुआ है तो उसके रोग की चिकित्सा करनी है हमें, तो किस प्रकार करनी है, ये चीज़ हमारी क्या होगी? प्रतिपत्ति हो गई। योग प्रकार से की गई परीक्षा कार्य की सफलता की उद्योतक है। मतलब योग प्रकार से की गई परीक्षा कार्य की सफलता की उद्योतक है। मतलब कि अगर हम कोई रोगी है, उसके रोग की हम अच्छे प्रकार से परीक्षा कर लेते हैं तो फिर वो क्या होती है? उससे हमें क्या मिल जाएगी? सफलता मिल जाएगी। रोगों की चिकित्सा के लिए रोगों का सर्वोत्तपरी ज्ञान होना आवश्यक है। वही मैंने जैसे बताया कि अगर कोई रोगी है तो उसके रोगों की चिकित्सा करनी है हमें, तो सबसे पहले हमें रोगों का ज्ञान होना चाहिए। जब रोगों का ज्ञान होगा तभी तो हम पता लगाएंगे कि इसको कौन सा रोग हुआ है, कौन सा रोग नहीं हुआ है, उसके ही आधार पे हम उसकी चिकित्सा करेंगे। तो वही इसमें बताया गया है। आचार्य चरक ने रोग ज्ञान के लिए प्रमाणों का उल्लेख किया है। क्या है? पहले आप्तोपदेशेन प्रत्यक्ष कारणेन च अनुमानेन च व्याधीन सम्यक विद्या द्विक्षणा। मतलब आयुर्वेद शास्त्र ज्ञान के परीक्षण का समर्थक है। मतलब जो आयुर्वेद शास्त्र है वो क्या करता है? ज्ञान के परीक्षण का क्या होता है? समर्थक होता है। निरंतर सत्य और संयोग में भेद प्रस्तापित करने के लिए प्रमाणों का प्रयोग करता आ रहा है। आयुर्वेद में सिद्धांत प्रमाणों द्वारा ही प्रस्थापित किया गया है। ये श्लोक जरूरी है याद करना। क्या है? सिद्धांतो नाम शाया परिचय बहुर्विधिम परिचय हेतु विषय साधित्व स्थापिते निर्णया। ये श्लोक आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं क्या है? निदान और चिकित्सा में परीक्षा विधि की उपयोगिता क्या है? आचार्य चरक अनुसार रोग का ज्ञान 3 प्रकार से होता है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा। रोग ज्ञान के इतर उपायों में निदान, पूर्व रूप, उपशय और संप्राप्ति भी है।
परंतु प्रमाणों के बिना इनका ज्ञान नहीं हो सकता। मतलब आचार्य चरक ने जो रोग है उसका ज्ञान 3 प्रकार से बताया है कि 3 प्रमाणों के द्वारा होगा, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। और रोग का ज्ञान हम किन उपायों से करते हैं, तो हमारा जो होता है निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति, इसको हम निदान पंचक कहते हैं, तो इसके द्वारा भी होता है। लेकिन इनका भी ज्ञान हमें किसके द्वारा नहीं हो सकता, प्रमाणों के बिना नहीं हो सकता। इस निदान पंचक का भी ज्ञान हमें प्रमाणों के बिना नहीं हो सकता। अब बात करते हैं आप उपदेश के द्वारा परीक्षा कैसे करेंगे। तो क्या है, वैद्य रोगों की परीक्षा के लिए उपदेश करते हैं। मतलब जो वैद्य हैं वो रोगों की परीक्षा के लिए उपदेश मतलब बताते हैं क्या, एक एक रोग की परीक्षा करते समय वह ऐसी प्रकोपों वाला, जब हम किसी रोग की परीक्षा करते हैं तो बताते हैं कि वह रोग जो रोग है वो ऐसे प्रकोपों वाला, मतलब कि उसमें क्या प्रकोपित हो रहा है, प्रकोपड़ों वाला मतलब क्या प्रकोपित, वात हो रहा है कि पित्त हो रहा है कि कफ हो रहा है कि द्वंद्वज है, सन्निपातज है, तो बताया गया है ऐसे प्रकोपों वाला, ऐसी प्रकृति वाला, ऐसे कारणों वाला, ऐसे स्वरूप वाला, ऐसे स्थान वाला, ऐसी वेदना वाला, ऐसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाला, ऐसे उपद्रव वाला, ऐसे वृद्धि स्थान क्षय वाला, ऐसे भविष्य वाला, ऐसे नाम वाला, ऐसे योग वाला, इस प्रकार जानना चाहिए। इस रोग में इसे दूर करने के लिए इस प्रकार की चिकित्सा होगी। ये क्या है, अप्तोपदेश है। अब प्रत्यक्ष के द्वारा कैसे पता लगाएंगे, तो क्या है, प्रत्यक्ष से सभी इंद्रियों से क्या होता है कि सभी इंद्रियों में हम क्या छोड़ देते हैं, रस ज्ञान, मतलब जो हमारा रसेन इंद्रिय होता है उसको छोड़ के बाकी सभी इंद्रियों के द्वारा क्या करते हैं, रोगी के शरीर में रहने वाले विषयों की परीक्षा करते हैं। जैसे स्रोत के द्वारा क्या होता है, स्रोत द्वारा परीक्षा विषय क्या है, स्रोत से हम कान से कैसे सुनेंगे, तो आतों की आवाज़, संधि और जो अंगुली होती है उसके पर्वों का फूटना, स्वर भेद, इन सब के द्वारा हम मतलब स्रोत के द्वारा इन सब की आवाज़ें सुनेंगे। चक्षु द्वारा क्या करेंगे, तो उसका वर्ण, आकार, प्रमाण, छाया आदि की परीक्षा चक्षु द्वारा करेंगे, मतलब रोगी को देख के। फिर घ्राण द्वारा मतलब नाक से हम कैसे सूंघ के कैसे करेंगे, तो विकृत गंध आदि की परीक्षा घ्राण से करेंगे कि मतलब कैसी उसकी गंध आ रही है, उससे घ्राण से करेंगे परीक्षा। फिर स्पर्श द्वारा तो प्राकृत और विकृत स्पर्श की परीक्षा करना है, मतलब जैसे कि स्पर्श से कैसे कि मतलब कि अगर उसको हम टच करते हैं तो उससे हमें पता चल जाएगी उसको फीवर है कि नहीं है। इन सब का हम ज्ञान किससे करेंगे, स्पर्श द्वारा करेंगे। अब अनुमान की बात करते हैं, अनुमान परीक्षा कैसे करेंगे, तो क्या है, पाचन शक्ति से अग्नि का अनुमान, बल की परीक्षा से व्यायाम शक्ति का अनुमान, शब्द आदि विषयों के समुचित ग्रहण से कर्ण आदि इंद्रियों की, मन के अर्थ, चिंत, विचार आदि के ग्रहण से मन का, जिन व्याधियों का लक्षण गुप्त है उनकी परीक्षा उपशय अनुपशय से की जाती है। मतलब कि क्या होता है कि किसी की पाचन शक्ति देखिए कि कैसे उसका पाचन कैसे हो रहा है, सही से हो रहा है कि नहीं, तो उससे अग्निबल का हम अनुमान कर लेंगे। अगर उसका बल देख के हम क्या करते हैं, उसके व्यायाम शक्ति का अनुमान करते हैं। ऐसे ही शब्द आदि विषयों को समुचित रूप से वो ग्रहण कर रहा है तो उससे हम जो हमारी इंद्रिय होती हैं उनका अनुमान कर लेते हैं। मन के जो अर्थ होते हैं, चिंत विचार, अगर उनका सही से ग्रहण कर रहा है तो उससे हम मन का अनुमान कर लेते हैं कि मन भी सही है कि या मन में विकृति है। और जिन व्याधियों का लक्षण गुप्त होता है, पता नहीं चलता है, उसका अनुमान हम किससे करेंगे, तो उपशय और अनुपशय के द्वारा करते हैं। फिर क्या है, गृहिणी की मृदुता या कठिनता, किसी विषय में इच्छा या द्वेष करना रोगी से प्रश्न कर जानना चाहिए। और जो गृहिणी है उसकी मृदुता या कठिनता, मृदु है कि कठिन है, किसी विषय में उसकी इच्छा है कि या उससे रोगी को द्वेष है, ये सब कब हम जानेंगे, उससे हम प्रश्न करके उसका हम पता लगाएंगे। जितना संभव हो सके विचार कर रोग निश्चय कर पश्चात चिकित्सा का निर्धारण करना, और जितना संभव हो सके हम विचार करके फिर रोग का निश्चय करके फिर चिकित्सा का निर्धारण करेंगे और चिकित्सा आरंभ करेंगे। तो हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू।